So now we'll take the question of audience. So Aditya Raj, please unmute yourself, and you can on the camera too. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि गौरव सर आप ही के बैचमेट थे और वो टॉपर थे, मतलब आप लोग कैसे मतलब ग्रुप स्टडी करके आप लोग क्या आपने ग्रुप स्टडी किया था और इससे आपको क्या फायदा मिला सर? नहीं, ग्रुप स्टडी हम लोग की नहीं थी यार, हम लोग दोनों एक ही झटके खाए हुए थे कि हम लोग की एज नहीं हो पाई थी 2019 में। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था आगे का, तो हमने सोचा कि यही करेंगे। ग्रुप स्टडी वाला ऐसा कुछ था नहीं, वो मेडिसिन में था, मैं आईएएस मास्टर में था ड्रॉप करने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ बातचीत होती रहती थी बीच-बीच में कि कितना हो गया, मुलाकात कर लेते थे कि आस-पास ही रहते थे यहाँ पे, तो मुलाकात हो जाती थी, बट ऐसी ग्रुप स्टडी वाला कुछ नहीं था स्ट्रैटेजी। सेम प्रिपरेशन उसने भी शायद 6th सेमेस्टर से स्टार्ट की थी, मैंने भी इसी के आस-पास की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था ग्रुप स्टडी वाला। हाँ, कर सकते हो ग्रुप और स्टडी, बट सर ग्रुप स्टडी लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब 2 लोग या 3 लोग से ज़्यादा नहीं, फिर वो ग्रुप रहता नहीं, स्टडी लिमिट रहती है फिर वो मज़ाक से चलता रहता है और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्रुप स्टडी करना है तो मैक्सिमम 2 या 3 लोग, इससे ज़्यादा नहीं। और सीरियस लोग, मतलब जो जिसका टारगेट फिक्स हो, है ना? कुछ लोग भी ऐसे भी आ जाते हैं जो सोचते हैं कि मैं करूँगा, बस करूँगा, तो ऐसे लोगों को ग्रुप में लेने का फ़ायदा नहीं है। और सर जैसे प्रीलिम्स के बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो उस समय मतलब नया-नया था, तो आपको कैसा मतलब कैसे आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया सर? नया कोई क्या? सर्टेनिटी नहीं, कोरोना? अच्छा। लॉकडाउन हो गया, अनसर्टेनिटी थी एग्ज़ाम कब होगी। अब या देखो, मेरे लिए तो इतना था ना कि मेरा गेट में रैंक अच्छी आ गई थी, तो मुझे ये पता था पीएससी तो हो ही जाएगी, तो जॉब तो फिक्स है। अब आगे तो ठीक है, जब भी एग्ज़ाम होगा दे देंगे, ऐसा था। ऐसा तो कुछ था नहीं, और ये भी पता था एक्सटेंशन अगर होता है तो भी ठीक, जून में भी होता है तो भी ठीक। मतलब एक बार जॉब फिक्स होना चाहिए। जैसे अभी रिति ने पूछा था कि बैकअप होना चाहिए, मैंने वही बोला कि एक बैकअप हमेशा लेके चाहिए चलना चाहिए। कुछ लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईएससी फोकस करते हैं, बट गेट का एग्ज़ाम कहते हैं गेट का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ऐसे लोग या गेट का एग्ज़ाम सीरियसली नहीं लेते। बट गेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, अगर देखो आपकी एक 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। एमटेक भी आप कर सकते हो, उससे पीएसए में जॉब भी ले सकते हो, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। एक बार अपनी जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद आप अनसर्टेनिटीज़ से तो फिर दूर ही हो जाओगे, है ना? मेरे लिए यही था। मेरी फ़ेब में रिज़ल्ट मार्च में रिज़ल्ट आया था, उसके 5-6 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। तो मैं इतना श्योर था कि जॉब तो लग जाएगी, अब बाकी देखते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, जब पेपर होगा दे दूँगा। थैंक यू सर। So Divyani Singh, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ईएससी के प्रिपरेशन में, और आपने उसको कैसे किया था, मतलब न्यूज़पेपर ये सब? करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ में। हेलो? यस सर। जनरल स्टडीज़ पे तो करंट अफेयर्स क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया था प्रिपरेशन। मेरे जीएस में क्या 91 मार्क्स थे, क्या ही प्रिपरेशन की होगी। मेरा मेन फोकस टेक्निकल पे था, वहाँ मेरे 220 थे। जीएस में करंट अफेयर्स करना भी बस, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपसे, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चंस के लिए आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में 1 या 1.5 घंटा दोगे, उससे बेटर है कि 1 डेढ़ घंटा आप टेक्निकल में लगा दो, वहाँ पे इम्प्रूव होगा स्कोर। जीएस में यू कांट से कि करंट अफेयर्स आपने जितना पढ़ लिया उतना आएगा। हो सकता है 2 साल पहले की चीज़ आ गई, हो सकता है 3 साल पहले की चीज़ आ गई, जो आपने ना पढ़ी हो न्यूज़पेपर से, है ना? तो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है करंट अफेयर्स ईएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। आपके पास जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, उस पे फ़ोकस कर लो आप, अराउंड 100 मार्क्स आपके आ जाएँगे इसमें। मैंने तो 3 सब्जेक्ट ही किए थे अपार्ट फ्रॉम मैथ्स और एप्टीट्यूड, तो 91 हो गए, मेरे लिए सफिशिएंट था, मेरा टारगेट ही इतना था। बट मैंने जो एक्स्ट्रा टाइम था वो मैंने टेक्निकल में यूज़ कर लिया अपना, तो टेक्निकल में मेरे 220 मार्क्स आ गए, 221 जो भी है। तो करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा फ़ोकस मत करो, और जीएस के लिए भी आप प्रीलिम्स लिख रहे हो इस बार क्या? नहीं सर, मतलब मैंने बस आपसे पूछा इस बारे में। नहीं, देखो मैं बता दूँ, जीएस का फ़ोकस जो मैंने बताया आपको, जो 4 या 5 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं ना, उस पे करो, प्लस टेक्निकल पे ज़्यादा फ़ोकस रखो। करंट अफेयर्स अगर आपने 5 या 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ भी लिया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आएगा उससे। बट आपने कितने उसमें घंटे बर्बाद किए, या बर्बाद नहीं कह सकते, ठीक है आपकी नॉलेज बढ़ी,
बट कितने घंटे आपने दिए जो आप शायद किसी और सब्जेक्ट में दे सकते थे, उससे शायद आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते, यहाँ से आपके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। तो थोड़ा इसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा चीज़ें। तो अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके करिकुलम में वो एडेड है, ठीक है। बट इसके लिए अलग से न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा मुझे तो। बाकी फिर आप अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो मतलब। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो देखने से लगता नहीं कि जो करंट अभी आ रहा है, जैसे फार्म लॉस चल रहा है अभी या फिर क्रिप्टो करेंसी वाला कुछ भी चल रहा है, यू कांट एक्सपेक्ट कि ये आएगा। आप चाहे तो फेब का पेपर देख लेना उठा के कि जो जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो कहाँ से आए, उस बेसिस पे आप फिर अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकती हैं। थैंक यू सर। सर आई हैड अ क्वेश्चन सर, सॉफ्ट स्किल्स कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं जैसे इंटरव्यूज में एंड किसी को भी फेस करने में? कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। एंड देन ये बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है, लाइक इंग्लिश बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है कुछ इस तरह से, तो हाउ कैन वी ओवरकम दैट? ऐसा कुछ बैरियर होता नहीं वहाँ पे इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसा बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ब्लफ नहीं करना है उनको सामने ना। ऐसा जब लोग बोलते हैं कि ठीक है ऐसे लैंग्वेज बैरियर हो सकता है या ऐसी चीज़ें, ऐसा कुछ होता नहीं, रियलाइज़ नहीं किया। सिंपल थिंग इसकी जो उन्होंने पूछा आप टू द पॉइंट आंसर दो, बस। जैसे भी देना आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो आप जैसे देना दे सकते हो। जनरली होता क्या है, लेकिन सपोज़ आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप 11th 12th या 10th इंग्लिश मीडियम से थी आपकी, और कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम रहते ही है सारे कॉलेजेस से, तो दे एक्सपेक्ट कि इंग्लिश में आप आंसर करो, ठीक? जैसे भी करना है, टूटी-फूटी डज़न्ट मैटर, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि इंग्लिश में आंसर करो, और उस बेसिस मार्क्स नहीं कटते। ये आपको बाद में इंटरव्यू करने प्रोग्राम लोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा, इस बेसिस मार्क्स नहीं कटेंगे, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, है ना? वो इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो बिल्कुल हिंदी में आंसर करेगा, उसमें कोई कोई वो नहीं है। ये तो इट्स एक जनरलाइजेशन है। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ठीक है इंग्लिश मीडियम में था मैं लेकिन हिंदी में आंसर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस आप पहले से बोल दो कि आई विल आंसर इन हिंदी, नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश इस टाइप से, तो वहाँ पे ऐसा कोई बैरियर नहीं है। पीएससी उसके इंटरव्यू के बारे में नहीं बोल सकता मैं क्योंकि कोई दिया नहीं, बट इसका तो मुझे पता है। So sir, Satish Kumar Dubey is asking that sir आपने कोचिंग कब लिया? कोचिंग मैंने ड्रॉप करने के बाद, जो मेरा आई थिंक मई में एंड हो गया था सेशन, तो जून से स्टार्ट हो गया था कोचिंग, जून 2019 से। आई थिंक नहीं 24 मई से स्टार्ट हुआ था 2019 से, और नवंबर तक चला था। कहाँ है सतीश? You can come forward and ask questions from sir. चुप क्यों पूछ रहे हो भाई, पीछे आ जाओ आगे। नहीं आ रहा। सर एक मनीष कुमार है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट क्वालिटीज इन यू मोटिवेटेड यू टू गो फॉर गेट एंड ईएससी? क्वालिटीज, एक तो क्वालिटी ये थी हमेशा मैं खुश रहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, ओवर नहीं रहता, हाई रहता है, फ़र्क है दोनों में ना। तीसरी चीज़ ये कि वही कि स्ट्रेटजी हमेशा कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सपोज़ 2 दिन लेट होगा बट प्लानिंग के साथ स्टार्ट होगा, 2 दिन पहले स्टार्ट करो बिना प्लानिंग के, एज़ गुड एज़ कि आप 2 दिन बाद स्टार्ट करो विद प्लानिंग। ये 3 चीज़ें हैं। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन में, ऐसे डल बन के रहना तो नहीं। आप किसी से भी अगर आप पूछना, किसी से भी अगर आप मिलोगे 2019 बैच आई एस मास्टर से, आप पूछ लेना कि हम लोग आगे बैठते थे 3rd रो में, किसी से इंटरेक्शन होगा आपको, वो मेरा नाम ज़रूर लेगा, से शैतानी में। सिंपल सी बात है कि हम सुबह जाते थे शैतानी करते थे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे डल रह के तो अगर आपका नेचर वैसा है तो ठीक है, बट प्रिपरेशन के लिए एकदम सीरियस होना सही नहीं बात है। खुश रहो। और Navneet Kumar, you can ask your doubt. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा डाउट है सर कि हमें कोचिंग कब स्टार्ट करना चाहिए और टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और काफी टाइम ले लेते हैं उसमें, जिनके कारण नंबर खराब हो जाता है। यार कोचिंग तो जब जैसे तुम लोग के पास ऑनलाइन का चांस हो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कौन सी ईयर में हो अभी? अभी मैं 2nd ईयर में हूँ।
सेकेंड ईयर में अभी ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। अभी तो बस आप अपना एकेडमिक जो है साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे भी आप स्टडी कर सकते हो, टाइम है आपके पास, है ना, अर्ली स्टार्ट है आपके पास टाइम है। तो स्टडी मटेरियल लेना है ले लो, नहीं लेना है तो अभी रोक सकते हो। और सर जनरल टेक्स्ट बुक्स भी रेफर कर सकते हैं जो हम लोग को जनरल कॉलेज टेक्स्ट बुक्स ही बोल रहा हूँ मैं, जनरल टेक्स्ट बुक्स ही बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल नहीं होते हमारी जियो टेक्निकल की या फिर आरसीसी की, जनरल यस टेक्स्ट बुक्स वो अभी रेफर कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर टाइम है। एक बार जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बेसिक फाउंडेशन वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद कोचिंग अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप 4th ईयर ले सकते हो। 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट। अगर ड्रॉप करना की सोच रहे हो तो वहाँ पे फिर क्लास वहाँ पे ले सकते हो 1 साल के लिए। तो ये कोचिंग का है। कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं लेना, क्योंकि उसका मोटिव फिर खत्म हो जाता है। अगर आपने सेकेंड ईयर में ले ली तो 2 साल बाद आपको फिर वहीं पे आ जाओगे जहाँ पहले थे ना। कोई चीज़ ऐसे बेनिफिशियल नहीं है वो। 4th ईयर में ले लो कोचिंग, ऑनलाइन लेनी हो तो। ड्रॉप करके सोच रहे हो तो क्लासरूम ले लेना 4th ईयर के बाद। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए। यस सर। प्रीलिम्स की पूछ रहे हो या मेंस की पूछ रहे हो? सर मेन सर वो सब्जेक्टिव होता है तो उसमें आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो मेंस की बात करें तो मेंस में क्या होता है, अपने फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है। पैटर्न शायद पता है, पैटर्न आइडिया है? यस सर यस। हाँ, तो फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें, है ना। और टॉप 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, और बॉटम 4 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चन, या फिर मतलब टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती थी कि जो मुझे चूज़ करने हैं क्वेश्चन, वो मैं पहले अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि जो चूज़ करके सॉल्व करने हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो आपको करना ही है, अभी कर लो चाहे बाद में कर लो। और क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं, कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू ये जो आप चूज़ करने वाले होते हैं, जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो कंपलसरी आप एंड में भी कर सकते हो, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं बता रहा हूँ। और जो पहले चूज़ करने होते हैं वो पहले करता था। अब सपोज़ आपको चूज़ करना है 2 क्वेश्चन में से, 3-3 पार्ट्स हैं जिनके, और 60 मार्क्स के। अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थ्योरी पार्ट हैं 40 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल है। और बाकी दूसरे क्वेश्चन में आपके पास 2 न्यूमेरिकल है 40 मार्क्स के, 20 मार्क्स की थ्योरी है। अब कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए इसमें? ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहते हैं लोग। तो जो मेरी अप्रोच थी इसमें, कि थ्योरी मार्क्स में आपको 50% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये ऐसा नोशन है, 50% मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलते। आप टेस्ट सीरीज भी लिखोगे कुछ भी 50% से मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आप उसमें आप मैक्सिमम स्कोर अपना देखोगे तो कितना आएगा, मैक्सिमम 40 आउट ऑफ थ्योरी, 40 मार्क्स थ्योरी के, 20 वहाँ पे और 20 आपके न्यूमेरिकल में, 40 या 42-44 मैक्सिमम। न्यूमेरिकल में आप सोचो 40 मार्क्स न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपके दोनों सही हो गए 40 प्लस थ्योरी के 50 हुए, तो ये स्ट्रेटजी होती है कि आपको 2 क्वेश्चन में से चूज़ करना है तो कौन से करोगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी पे कितनी कमांड है। जैसे मेरी थ्योरी पे काफ़ी अच्छी कमांड थी, तो मैं इस केस में मैं 40 मार्क्स की थ्योरी ही चूज़ करता, क्योंकि मैं इतना श्योर था कि 40 में 30 में ले जाता और न्यूमेरिकल में अपना कंप्लीट कर लेता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी पे कितनी कमांड है, नहीं है। ये तो चूज़ करने वाली बात हो गई। अब आपने पूछा कि लिखना कैसे है। यस सर। पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, गिवन डेटा वो लिख दो। गिवन डेटा दिस इज दिस। अब जैसे आरसीसी की बात करें, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी आरसीसी शायद ना? नहीं सर अभी नहीं। क्या पढ़ लिया, हाईवे पढ़ लिया? नहीं सर अभी वो सर्वेइंग चल रहा है सर। के अलावा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया है। सपोज इसमें उन्होंने कोई चीज़ पूछ ली कि बेंडिंग स्ट्रेस में ये सब चीज़ें, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ वो होते हैं ना फॉर्मूले, M/I ये सब, ये वाला Yes, फॉर्मूला sir. पढ़ा ही होगा ना। तो जनरली जब क्वेश्चन स्टार्ट करो तो गिवन B y इक्वल्स टू दिस, M इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू कैलकुलेट करके दिस। वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है जो क्या है, कन्वेंशन है ये कि आप I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करोगे। तो एग्जामिनर भी जानता है कि आप I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कोई चीज़ ऐसी यूज़ की, सपोज आपने x यूज़ कर लिया कहीं पे, व्हाट इज x, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि x इक्वल टू दिस। आप लिखोगे कि सपोज x इक्वल टू दिस, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करोगे। और बाकी कैलकुलेशन में भी आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो दिस इक्वल टू, कैलकुलेशन लिख दो उस फॉर्मूले की, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ इस चीज़ को कि M/I into y है, सपोज
m की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप सीधे नीचे लिख दो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू मोमेंट की वैल्यू अपन i की वैल्यू इनटू y सिंपल इक्वल टू दिस। अब वहाँ पे m by i इनटू y लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को, जो Yes. कन्वेंशन है। उसके बाद फाइनल आंसर आपका जो है आंसर को लिखो और नीचे एक लाइन लिख दो द बेंडिंग स्ट्रेस एट द आस्क्ड लोकेशन इज दिस। एक फाइनल सिंपल सी लाइन, जो फाइनल आंसर आपका होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो न्यूमेरिकल पार्ट का हो गया, सारे न्यूमेरिकल्स में यही करना है। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट सामने वाले को समझ में आए कि कोई दूसरी आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आ रहा है क्या क्या मैं लिखा हूँ, और नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आपको ऐड करनी है। पहली चीज़ तो ये। थ्योरी पार्ट में आपको कैसे लिखना है, थ्योरी पार्ट में अगर नंबर ज़्यादा लाने हैं आपको, सी एक एवरेज आंसर में हमेशा आपको 45-50% मार्क्स मिल जाएंगे, पर आपको मार्क्स बढ़ाने होंगे तो आपको मैं एक, क्योंकि मुझे 100% मार्क्स मिले हैं थ्योरी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्ट सीरीज में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो, है ना। सपोज किसी ने पूछा कि व्हाट इज सपोज सेप्टिक टैंक, अभी आप लोग आपने क्या पढ़ाना हो, सपोज आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स या असम्पशंस, है ना। तो इंट्रोडक्शन लिखोगे बेंडिंग स्ट्रेस ये इंट्रोडक्शन का पैरा हो गया। द वेरियस असम्पशंस आर एज फॉलोज, आपने पॉइंट वाइज लिख दिए 7-8 असम्पशंस। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन आप कैसे भी कर सकते हो, कंक्लूड कैसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर कि आपसे पूछा है कि नहीं, कंक्लूड आप कैसे भी कर सकते हो, बट रेलेवेंट होना चाहिए। ये 3 पार्ट में हमेशा कोई भी क्वेश्चन डिवाइडेड होगा। सपोज किसी ने एक क्वेश्चन लिखा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि वो सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेगा, द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर दिस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, और वहाँ पे उसके आउट ऑफ 20 आई थिंक मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है तो। अब इसमें 10 को 12 या 13 कैसे कन्वर्ट करना है, आप लिखोगे अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा है किसी चीज़ का, आप इंट्रो लिखो पहले, व्हाट इज दिस, जो आप सपोज सेप्टिक टैंक पूछा, so septic tank is this anaerobic digestion, ये सब चीज, the advantages are this, the disadvantages are this, hence since we can compare that the advantages are more than disadvantages, this is a better method for digestion of this type। ये एक प्रॉपर तरीका हो गया आंसर लिखने का। आप किसी भी मॉडल आंसर में देखना ये हमेशा होगा, हमेशा किसी भी स्टैंडर्ड्स में टेक्स्ट बुक में देखोगे आप, हमेशा मॉडल आंसर में ऐसा रहेगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। यही वो एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी वाले, इससे आपके मार्क्स हमेशा इंक्रीज होंगे। आप एक बार ट्राई भी कर लेना टेस्ट सीरीज में ये चीज़ करके। थ्योरी कोई भी लिखने का तरीका ये है। Okay, Thank you, sir. Good morning, sir. Sir, my question is that are projects or research played any role in interview score of PSC? Like if someone don't have any projects or research works in their box, so do it affects their score in interview? क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं, क्या था? सर अगर किसी के पास प्रोजेक्ट्स और रिसर्च आपकी आवाज वर्क साफ नहीं नहीं है, है थोड़ी। So he is asking that our project or research plays any role in interview score of EAC? मैंने बता दिया ना ये चीज़ की बीटेक प्रोजेक्ट आपका है तो, और अगर आपके एम्प्लॉयमेंट या फिर अचीवमेंट या फिर ये सब जो ब्लैंक्स खाली हैं, ये जो फील्ड खाली हैं, तो बीटेक प्रोजेक्ट पूछेंगे नो डाउट। बट आपके अगर अचीवमेंट्स एम्प्लॉयमेंट है, अगर सपोज नहीं भी एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट्स है, हॉबीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो बीटेक प्रोजेक्ट के चांसेस कम है पूछने के। बट हाँ, अभी आप लोग अब कौन सी ईयर में प्रियांशु? I am from second year. सेकेंड ईयर में ना, तो अभी बीटेक प्रोजेक्ट आपने शायद स्टार्ट नहीं किया होगा ना अभी। No sir. हाँ, तो कोई भी बीटेक प्रोजेक्ट ऐसा लेना जिसमें आप एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से, सिंपल हो, लूसिड हो, एक्सप्लेन कर पाओ। वहाँ पे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, बट बीटेक लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं 10th या 11th का प्रोजेक्ट उठा के रख दिया। बीटेक लेवल का प्रोजेक्ट हो, सिंपल हो, एक्सप्लेन कर पाओ, जस्टिफाई कर पाओ उनके क्वेश्चंस को, इतना होना चाहिए। क्योंकि अगर बाद में और भी इंटरव्यूज दोगे आप, ये सपोज इसरो बार क्या ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे ये चीज़, इसरो में तो बीटेक प्रोजेक्ट मस्ट है, वहाँ पे 70% वेटेज रखता है इसरो में, तो वहाँ तो आपको लेने लेना है। और इसलिए ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बाद में फ़ायदा दे। Yes, sir. Sir, there is one more question from my side. So currently you are serving as a deputy manager at NHAI. So can you please tell us about what are the roles of a deputy manager?
डेप्यूटी मैनेजर के रोल्स यार, यहाँ पे सी मेजर काम होता है टेंडरिंग का। टेंडर आप लोग आगे शायद पढ़ो, तो आपको टेंडर है जैसे पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में टेंडर निकलता है और रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन प्रपोजल्स आते हैं कि कोई कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया अपना कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है और अपनी बिड्स लगाएं आप, पूरा फिर वो बिड्स देते हैं और ये सब चीज़ें, टेंडरिंग प्रोसेस है पूरा यहाँ पे। और मेजर हम लोग का जो हेडक्वार्टर में मैं पोस्टेड हूँ अभी, इसलिए मेजर मेरा काम ये है। जो फील्ड पे है उसका काम इंस्पेक्शन का भी रहता है, जो फील्ड पे जाकर इंस्पेक्शन किया, और उसके अलावा मेजर काम फाइल का है, फाइल वर्क है। टेंडरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है मेजर काम, और बाकी कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो गए या कुछ ऐसा होगा वो सॉर्ट आउट करना मेजर फाइल वर्क है। और प्लस फील्ड में अगर आप पोस्टेड हो तो वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह आपके वो सब चीज़ें जो आपने अभी लैब्स में करोगे, हाईवे लैब्स में, ट्रांसपोर्टेशन लैब्स में, वो चीज़ें होती हैं फील्ड पे। Thank you, sir. Aryan Raj, you can ask your doubt. Hello sir, my name is Aryan Raj and I just want to ask that when you started preparing for all the exams, तो आपने क्या सोचा कि पहले गेट कर लेता हूँ, अगर गेट में अच्छा रैंक आ गया उसके बाद फिर एसी का देख लूँगा, या फिर मतलब क्या से सर? नहीं यार देखो, ये मैं तुमसे ही बोल दूंगा, गेट के लिए अकेले गेट की प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि गेट बहुत डायनेमिक एग्ज़ाम है। एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक 100 से 200 पहुंचा देगा, है ना। और पीएसयू जानते हो कि कितने से कहाँ तक मिलती है, सबको आइडिया रहता है इतना। तो गेट की प्रिपरेशन नहीं करना है मुझे, प्रिपरेशन स्टार्ट करो ईएससी से, एक होलसम प्रिपरेशन होगी आपकी। ईएससी पे अगर कमांड अच्छी हो गई तो गेट का एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस टेस्ट सीरीज देनी है, एक पेशेंस डेवलप करना है कि वहाँ पे 3 घंटे में 65 क्वेश्चन कैसे करने हैं विदाउट मिस्टेक्स। गेट की प्रिपरेशन ना मैंने उससे फुल फ्लेजली कर ली थी, ना आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप करो। ईएससी की प्रिपरेशन थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं गेट में। तो ऐसा कुछ था नहीं। गेट का सिलेबस ओवरऑल कम है ईएससी के सिलेबस से, और मेजर बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। मैंने यूपीपीएससी भी दिया है, ये सब चीज़ें दिया है, और बिना प्रिपरेशन भी दिया है। ये सब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि अलग से दिया, और सब में हुआ है। तो ईएससी की प्रिपरेशन अगर अच्छे से हुई है तो बाकी कोई भी एग्जाम्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी, सिंपल सी बात ये है। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि सर आप लोग के टाइम में सर जैसे कि सर सब कुछ ऑफलाइन वगैरह हो रहे थे, पर अभी हम लोग का ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम लोग ने अभी तक कॉलेज भी नहीं देखा सर। तो ये मतलब हम लोग को प्रिपरेशन या फिर कॉलेज लाइफ को किस तरीके से मतलब सर हार्म करता है, जैसे कि हम लोग का 1 साल या 1.5 साल सर चला गया घर पे ही, मतलब ना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाए ना कुछ। कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर सर। कॉलेज नहीं देखा अभी तक? नहीं सर। शायद देखोगे भी नहीं। हाँ, तो क्या पूछा था? तो सर ये मतलब स्टार्ट करने हैं? हाँ, नहीं प्रिपरेशन का बात नहीं सर, मतलब ये कैसे, मतलब कि जैसे कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखी होंगी जो कि मतलब आप लोग को लगा हो कि मतलब ये नहीं देखते तो अजीब रहता है थोड़ा। तो हम लोगों ने सर वो सब नहीं देखा, तो कैसे मतलब हम लोग को एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये हार्म कर रहा है ऑनलाइन सर, वो जानना चाहता हूँ सर। नहीं देखो, बिल्कुल बात सही है, आप लोगों का डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे जिन बंदों ने कॉलेज देखा है उनका हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, बट सी ये सबके साथ ही हो रहा है ना। अब तुम लोग सेकंड ईयर में हो, बहुत से तुम लोग के साथ वाले सेकंड ईयर में है, ये सबके साथ हो रहा है। अब लेकिन कंपटीशन की बात करें तो वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि आप 2021 बैच के हो, 2020 के हो या 2017 के हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो कि जब भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है तो फोकस उस पर रखना है, बट उसको अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना है, लाइफ नहीं बनाना है उसको। अपनी लाइफ जैसी चल रही कंटिन्यू करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉल कर लिया, जो भी कर लिया, सब कुछ करो। बाकी चीज़ें तो देखो नहीं कर सकते, जैसे जो कॉलेज में कर सकते हो वो चीज़ आपको घर पे नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जैसी आपकी लाइफ चल रही थी पहले कंटिन्यू करो। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ ऑनलाइन के साथ। ऑनलाइन सपोज अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस ली भी नहीं होंगी सेकंड ईयर में, है ना? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो अभी तो मैं इतना ही बोलूँगा कि एकेडमिक जो बुक्स है आपकी, कन्वेंशनल जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, यस सर। ऑथर्स की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको रीड करना स्टार्ट करो प्रिपरेशन के लिए। अभी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं सेकेंड ईयर में, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखो और लिमिटेड वे में, और बाकी अपने जैसे चल रहा है चल रहा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में तो यार ठीक है, हार्म हो रहा है, वो सब जानते हैं, बट उसको कुछ किया नहीं जा सकता।
ओके सर, थैंक यू सर। Rohit Kumar, you can ask your doubt. Good morning, sir. Good morning. Sir, as we know in the beginning, most of the things are puzzle around us, but as we know, as we go into it, we get exposure of that thing. So, sir, I wanted to ask that what was the thing you get to know after or during the preparation, which are different as you think in the beginning of the ESE and GATE? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि एग्जाम निकलने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो तुम नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। ये रियलिटी है कि आप लोगों को भी लग रहा है कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा लाइफ में, ऐसा कुछ है नहीं। पहले प्रिपरेशन का पूछा तो बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में देखो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंस इतना होता है कि आपके फोकस चेंज हो जाता है। पहले आप सुबह उठ के सोचते थे कि आज मुझे यहाँ घूमने जाना है, यहाँ खेलने जाना है। अब आप सुबह उठ के सोचोगे कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। ठीक, जब तक सुबह उठ के ये चीज़ माइंड में नहीं आएगी तब तक आप ये समझ लो कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूँ। एक टेंशन होनी चाहिए, मतलब वैसी टेंशन नहीं, हाँ, नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव टेंशन कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। इस बेसिस पे मैं अपने राइट ट्रैक पे चलता रहूँगा। ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। आपके अपने फोकस एरियाज चेंज करने पड़ेंगे कि आप इतना टाइम पहले वहाँ देते थे, आप इतना टाइम पढ़ाई पे दोगे, या इतना टाइम, या पहले आप 10 घंटे खेलते थे तो आप 4 घंटे खेलो, 6 घंटे पढ़ लो, या 5 घंटे खेलो, 5 घंटे पढ़ लो। ये डिफरेंसेस आएंगे और अपने जो ग्रुप इंटरेक्शन है वो भी लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि शाम को कॉलेज के टाइम पे क्या होता है, शाम को निकल गए चाय पीने, तो ठीक है वो सब हो गया, बट उसके बाद कहीं मूवी देखने निकल गए डेली बेसिस पे, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। ये सब चीज़ें थोड़ी लिमिटेड करनी पड़ेंगी अपने, है ना। बाकी और इससे हो सकता है डिफरेंसेस भी हैं तुम्हारे रिलेशंस में, मतलब कोई फ्रेंड कहेगा कि यार तू तो बात ही नहीं करता, या तू इतना, तो वो सब चीज़ें डील करनी पड़ती हैं यार। उसको समझाओ कि यार मेरा टारगेट यही है, सोल पर्पस ये है अभी फिलहाल, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन बट कोई इमरजेंसी पड़ गई किसी को आपकी नीड आ गई, तो ऐसा भी नहीं कि बोल दोगे कि मैं नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें डील करनी पड़ती हैं, बट एक हमेशा सुबह उठ के ये चीज़ रहनी चाहिए कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, या मेरा इतना रह रहा है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। एक माइंडसेट, उसी माइंडसेट से पूरा डे स्पेंड करना पड़ेगा अपना। ऐसे सिर्फ टाइम टेबल बनाने से, चिपकाने से और उससे कुछ नहीं होगा ना, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। वैसे सर आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे की? यार प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने, वो तो बस पहले हम लोग, अब आप लोगों के नहीं पता क्या होता है, हम लोग क्या दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, उससे पहले सारे रिटन टेस्ट होते हैं। आई थिंक आपके यहाँ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू साथ ही हो जाते हैं अगस्त टू सितंबर में, ऐसे कुछ है क्या ऐसा? कोई थर्ड फोर्थ ईयर में है इधर पे? यस यस, है ना, ऐसी है। तो हमारे यहाँ पहले रिटन टेस्ट हुआ करते थे, और इंटरव्यूज जिसमें सिलेक्शन आपका हुआ है, इंटरव्यूज आपके सारे दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 दिसंबर से। तो मैं प्रिपरेशन कुछ नहीं की थी, सिंपल एप्टीट्यूड आता है उसमें, तो रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड और कोडिंग सेकंड तक मैंने की है, सेकंड ईयर में, तो उतनी मुझे आती थी। तो उसमें होता गया, मैंने फाइनल में बैठ गया एग्जाम में। ऐसे प्रिपरेशन नहीं की मैंने, क्योंकि सितंबर में मुझे पता लगा मैं गेट नहीं आई, ये नहीं दे सकता मैं। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचते थे मेरे लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन थी नहीं। सिंपल सी, जैसे अगर बिजनेस एनालिस्ट के लिए बैठ रहे हो तो एसक्यूएल वगैरह थोड़ी देखना पड़ेगा, आना चाहिए। अगर सिंपल एनालिस्ट के लिए बैठ रहे हो तो पाइथन वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा पहले से आती थी, क्योंकि मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर 3-4 महीने में सब हो जाता है ये। तो ऐसे प्रिपरेशन के लिए अलग से टाइम दिया नहीं मैंने कोई। किसने पूछा था? So anyone wants to ask any question, please raise your hand. Sir, can you tell about your college project, sir? कॉलेज प्रोजेक्ट यार, ये कुछ था, ऐसे ही कुछ था, जियो टेक्निकल प्लस सॉल्व डायनेमिक्स का क्वेश्चन था, वो प्रोजेक्ट था। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग थी अपनी, प्लस सॉल्व डायनेमिक्स मतलब उसमें अर्थक्वेक वाइब्रेशंस थे, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस था, सॉफ्टवेयर वाला काम था, तो इसमें आप समझा नहीं सकते सामने वाले को ज़्यादा। और सॉल्व डायनेमिक्स वाला अगर कोई सोच भी रहा हो लेने का ना, तो अभी मत लेना, क्योंकि सॉल्व डायनेमिक्स में कोई थ्योरी अभी डेवलप हुई नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक आपको मिलेगी नहीं जो प्रॉपरली समझा दे आपको सॉल्व डायनेमिक्स। तो उसको थोड़ा रेस्ट्रेन करके अपने आप को सॉल्व डायनेमिक्स ना लेके बाकी चीज़ें चल जाएंगी, बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो।
अब इसमें क्या था सॉलिड डायनेमिक्स में कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं, किसी का रिजल्ट कुछ आ रहा है, किसी का रिजल्ट कुछ आ रहा है। कुछ अभी थ्योरी ऐसी डेवलप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो मिली नहीं जिसमें एक्सप्लेन कर पाए प्रॉपर, तो ये सब चीज़ें। और आपको इसमें मैं ये बोलने वाला हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो आप, सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि उस पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो, उसकी प्रॉपर थ्योरी हो, आप सामने वाले को समझा पाओ। जिस्ट में सपोज किसी ने पूछा कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या है, अब मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, आप समझा दो कि नहीं ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने ये किया। ठीक, सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगेगा, पूछेगा, नहीं लगेगा नहीं पूछेगा, है ना। अब कोई इंटरव्यू होगा, अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपने ये क्यों लिया, तो अगर उसे लगेगा इंटरेस्टिंग है वो पूछ लेगा, उसे लगेगा नहीं ये तो सिंपल सी प्रोजेक्ट है क्या पूछे उसमें, नहीं पूछेगा। तो आप दोनों तरफ से सेफ हो कि आपको बता भी सकते हो और नहीं पूछ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So Harsh Kumar, you can ask your doubt. Hello, sir. Hello, Good sir. Something afternoon, about sir. tell us, sir. Placement. कौन, कितने लोग बोल रहे हैं? हेलो, Please speak one by one. Hello, Harsh Kumar, sir. you can ask your doubt. Hello, sir. हेलो, हेलो, Good afternoon, sir. This is Harsh. ओके गुड आफ्टरनून। Sir, as you said that your first choice was civil services, sir. हाँ, So when was the time and how did you realize, sir, that first I will do that ESC and GATE and then I will move on to UPSC, CSC if time allows? Because sir, age factor matters a lot in both of these examinations. हाँ हाँ, सेकेंड ईयर के एंड में ये रियलाइज हो गया था मुझे कि एज नहीं होगी और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। तो अब सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से आपको शायद पता भी हो कि बहुत कम लोग लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से और सक्सेसफुल भी बहुत कम होते हैं। तो इससे एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग पे अच्छी कमांड होनी पड़ेगी। और अच्छी कमांड आपको एक ही तरीके से आ सकती है जब कोई स्पेशलाइज्ड एग्जाम पे दो आप, और स्पेशलाइज्ड एग्जाम IES CS का, ESE सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसीलिए ESE देना, देखो दो फायदे हो रहे थे ESE देने से। फर्स्ट तो कि आपका बैकअप बन जाएगा कि आप ESE दोगे तो गेट में या IES में तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, या कोई भी एग्जाम होगा इंजीनियरिंग का वहाँ पे आपको हो जाएगा। सेकंड, आपका एक ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया 500 मार्क्स का। अब 500 मार्क्स का ऑप्शनल ही मेजर फैक्टर प्ले करता है आपके फाइनल रैंक्स में सिविल सर्विस में। तो एक पूरी ये सेकेंड ईयर से ही टारगेट था कि ऐसे ऐसे चलेंगे, और बाय गॉड्स ग्रेस ये होता भी चला गया सारी चीज़ें। जैसा मैंने सोचा था कि फाइनल ईयर में ऐसा एक ड्रॉप लूँगा, देन गेट होगा, देन ES होगा, देन सिविल सर्विसेज होगा। अभी तक तो सारा वैसे चलता चला जा रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होगा अभी। Sir, so sir, I am talking to a future civil servant. अगर आप लोग इनवाइट करो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तो देखते हैं। Any more questions? Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon, sir. My name is Sasank Singh. गुड आफ्टरनून। सर, मैं अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कोडिंग लाइन में जाए या फिर सिविल गेट या फिर IES या इसका। तो इसकी क्योंकि अभी तक ऑनलाइन ही हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन यही है। क्योंकि जो सीनियर्स हैं कुछ वो कोडिंग के लिए जा रहे हैं और हम लोग को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। नहीं तो कोडिंग स्टार्ट कर दी तुमने? यस सर। तो मज़ा आ रहा है उसमें? यस सर, अभी तो स्टार्टिंग है तो इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग लग में तो रहा है। मज़ा नहीं, एक ऐसा करो कि कोडिंग कंटिन्यू करो। यस सर। जब अभी तो स्टार्टिंग है तो बेसिक समझ रहे होगे तो ठीक है, अभी मज़ा आएगा। यस बट उसके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व जहाँ जब वो स्टेज पे आ जाओगे, और यस। अगर किसी भी टाइम पे ये लगे कि यार ये नहीं होगा मुझसे, या मुझे बहुत वो लग रहा है या मुझसे नहीं होगा, तब एक बार गेट और ESE की तरफ थोड़ा सोच लेना। Yes. क्योंकि कोडिंग का ये है कि जहाँ पे आपको जैसे मेरे साथ भी ये था कि कोडिंग मैंने किया था सेकंड ईयर में, वो भी Yes. आती थी चीज़ें, बट वो चीज़ थी कि कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे मुझे मज़ा नहीं आता था, है ना। Yes. मुझे नहीं लगता था कि यार मैं इसके लिए बना हूँ, तो फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। फाइनली तो Yes. मुझे यही था कि सिविल सर्विसेज ही करना है, तो एक ये भी फैक्टर था कि मैं कोडिंग कर क्यों रहा हूँ अगर मुझे सिविल सर्विसेज करना है। Yes. और दूसरी चीज़ मुझे मज़ा भी नहीं आता था। तो ये अपने पे अप्लाई करके देखो कि कोडिंग जब लेटर स्टेजेस में, कि अगर मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं आराम से कंटिन्यू कर सकता हूँ इसमें,
तो करो, अभी आपके पास टाइम है, थर्ड ईयर के एंड तक आप करो कोडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड ईयर के एंड तक भी अगर आपको ये नहीं लग रहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, या अगर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो कंटिन्यू करो। बट अगर कहीं भी लगता है कि नहीं, मतलब जानबूझ के कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज पैकेज लग जाए इस टाइप से, तो ये भी मैं बता दूं कि पैकेज तभी लगेगा जब कोडिंग बहुत अच्छी होगी, अच्छी कंपनी से। बाकी तो फिर देखो, फिर तो एनालिस्ट वाली कंपनीज में भी हो ही जाएगा, लेकिन अगर कोडिंग कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो 3-4 साल, तो फिर हायर पैकेजेस के लिए मेहनत करोगे, और उसके लिए आपको है ना अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए कोडिंग से। तो अगर वो डेवलप हो गई, देन गो फॉर कोडिंग जॉब। नहीं हुई तो फिर एक बार इसकी तरफ देख लेना, ESE गेट की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा, इसमें भी देखो मेहनत बहुत है और इसमें भी सर्टेनिटी है नहीं, जितनी सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। पर अगर ऐसा लगता है कि बैकअप चाहिए, कि ऐसा नहीं हो, तो कोडिंग करते रहो, एनालिस्ट की जॉब के लिए प्रिपेयर करते रहो, फिर प्लेसमेंट लेके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट लो, बाद में भी कर सकते हो अगर बैकअप के लिए है। अगर लगता है कि नहीं मैं ESE गेट कर लूँगा, तो उसके लिए जा सकते हो। डिपेंड्स कि आपको कोडिंग में मज़ा आ रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात ही है। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है पैकेज के लिए। यस सर, थैंक यू सर। I guess we are done with the questions. So, sir, the last piece of advice you would like to give all of us? एडवाइस तो मैंने अपने सारे उसमें आंसर्स में दे ही दिया आप लोगों को कि कैसे क्या करना है, कि आपको कौन सी फील्ड परस्यू करनी है। जैसे अभी शशांक ने पूछा कोडिंग करूं या इसमें कोर इंजीनियरिंग में जाऊं, तो मैंने ये भी बता दिया। एडवाइस यार सिंपल सी इतनी है कि सही टाइम पे सही जगह फोकस करोगे तो सक्सेसफुल होगे, है ना। अगर फोर्थ ईयर में आप मस्ती करने लगे, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप बहुत सीरियस थे या फिर सिंसियर थे, फोर्थ ईयर में आके मस्ती करने लगे, ठीक है, तो टाइम तो यही है कि आपने एक साल मस्ती की, लेकिन कब की ये प्रॉब्लम है। तो सही टाइम पे सही फोकस होना चाहिए और कुछ नहीं। स्ट्रेटेजी मैंने आपको अपनी शेयर कर दी कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल सी बात है कि अपना टारगेट फिक्स रखो, सुबह उठते ही साथ ये सोचना है कि मुझे ये करना है, सिंपल सी बात। डिमोटिवेट होने के लिए मैंने बता दिया कि टॉक टू योर फ्रेंड, फैमिली, जो भी है आसपास है अपने, उससे बात करो, है ना। अकेले बैठ के कुछ नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो डिप्रेशन के टाइम पे लोग क्या होता है, अकेला आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, वो चीज़ नहीं करनी है बस। और So thank you so much, sir, for honoring us with your presence. It was really a great interactive session. Now I would like to invite Nrupendra to give vote of thanks. Ritu, could you please confirm if I'm audible? Yes, Nrupendra, you are audible. Okay, so a very good afternoon, everyone. And first of all, Mr. Prashant Singh sir, on behalf of the Civil Engineering Students Club and NIT Patna, I extend a sincere thanks to you कि सर आपने अपने busy schedule से time निकाला to grace this event, and it was really a wonderful session, and the way you explained all the points was just brilliant. जैसा कि आपने सर इंटरव्यूज हो गए, प्रीलिम्स, मेंस या फिर टेस्ट सीरीज हो गए, ग्रुप स्टडी, और फिर मोटिवेट कैसे रहा जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक इज द मोटिवेशन पार्ट, बिकॉज मेनी पीपल फील टू अंडरस्टैंड कि जब डिप्रेशन का टाइम्स आता है तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा लोगों के लिए। एंड सर सबसे बेस्ट पार्ट थी आपकी इजी गोइंग पर्सनालिटी, आपका जो ये काम एंड कंपोज नेचर है थ्रू आउट द सेशन, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं क्यों सर ये चीज मैं बता दूं ना, मैं नहीं, देखो किसी भी चीज के लिए काम एंड कंपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी जाओगे ना, तो जो पहले 10 मिनट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें, और वो वहाँ पे जो गिर गया, उसके बाद वो नहीं उठ पाएगा। इसीलिए ये आपको प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो तो हमेशा टाइम लेके कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो ना, तो ये चीज़ तभी डेवलप होगी। काम एंड कंपोज तो वैसे भी ठीक है, मैं नेचुरल भी वैसे ही थोड़ा इजी गोइंग है, चल रहा है जैसा चल रहा है, इशू नहीं है। एंड सर ये प्रोजेक्ट की बात आते ही आपके फेस पे स्माइल सी आ जाती है, डोंट नो व्हाई। यार प्रोजेक्ट तो मैं इसलिए स्माइल आ जाती है क्योंकि सी इसरो में वो हंसे थे मेरे प्रोजेक्ट पे, इसलिए मुझे भी स्माइल आ जाती है, क्या किया मैंने बीटा प्रोजेक्ट पे। चलिए सर, कुछ मोमेंट्स होने चाहिए जिनको याद करके ही हंसी आ जाए। हाँ, तो ऐसी यही चीजें रहती हैं याद कर रहे हैं, बाकी तो क्या है, सिंपल सी प्रिपरेशन है और एग्जाम देती है, और क्या है। Yes, sir. So at last, I do hope this must have been a very insightful webinar for everyone, and especially for those who are actually looking forward to the exams. So thank you so much, sir. And also, I'd like to thank everyone attending this webinar and coming to hear you out.
and to make this webinar a quite successful one. And last but not the least, our CSC team, which has been working very hard in planning and executing such events. So thank you, everyone. And CSC does have in store more such events in the future, so stay tuned. Have a nice day, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir.